नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके डोमेन फिजिक्स में जो आपके सीयूईटी एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाते हैं और वे टॉपिक्स आपके हर एक बार सीयूईटी में आने तय हैं और उनको अगर आप पढ़ के रखते हैं तो आपके रिलेटेड टॉपिक्स अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो आज ये वीडियो आ रही है आपकी डोमेन फिजिक्स की, ये मैंने चैप्टर वाइज आपको बता रखा है कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और अभी तैयारी की शुरुआत है आप सभी की, तो कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं या मैं बता रहा हूं उनको जो है जरूर पढ़ते चलिएगा। ये लास्ट में आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और है, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे भी, और साथ में अगर आप यूट्यूब चैनल के अलावा भी डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है जो कि सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कहां जुड़ना है? सीयूईटी स्टडी कैपिटल के एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा, कर्तव्य 2.0 बैच का नाम है। कर्तव्य 1.0 बैच आया था हमारा कर्तव्य बैच के नाम से, तो उसकी बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड थी कि भाई अब नेक्स्ट बैच लाया जाए, नया बैच लाया जाए, क्योंकि कर्तव्य बैच में काफी सारी अधिक संख्या में बच्चे हो चुके थे, बहुत प्यार मिला। तो हमारा दूसरा बैच भी आ चुका है। कांटेक्ट करिए हमारे नंबर 9336257345 पे और इससे रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल का, आप सर्च करिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, साथ में क्लास नोट्स, पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे मिल रहा है। और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। रेगुलर क्लास की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक की लैंग्वेज की भी, जनरल टेस्ट की भी क्लासेस आपकी डेली चल रही है। तो जल्दी से जाके आज ही सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम लॉगिन करिए और साथ में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपके? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो देखो यार, पूरा चैप्टर है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, बट कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो आपका हो गया, हाँ, सबसे पहली चीज आपकी क्या हो गई भाई, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, सबसे पहली चीज आपकी हो गई कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वही आपका जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ है। ये आपको पढ़ना क्यों है भाई? ये आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें जब दो चार्जेस, चार चार्जेस, मतलब एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स में बात करें, ठीक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में साथ में मैं बात करूं तो एक आता है इक्विलिब्रियम वाला प्रश्न। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था वाला प्रश्न। साम्यावस्था मतलब कैसे पूछा जाता है कि दो चार्ज रहेगा आपका, दो चार्ज के बीच में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में कहां पे ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे नेट फोर्स आपकी जीरो होगी, नेट फील्ड आपकी जीरो होगी। तो वो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका गॉस लॉ है। गॉस लॉ बहुत महत्वपूर्ण है भाई, उसको भी समझना है। ठीक है, गॉस लॉ के साथ में कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो आपका डाइपोल आता है, डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना और साथ में डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स को समझना, और सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर्स के टॉपिक्स में बता रहा हूं नोट करते चलो। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्या है भाई? कैपेसिटेंस फाइंड करना। कैपेसिटेंस फाइंड करना समझ लीजिएगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये आप अगर पढ़ लेते हैं, ये आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इतने चैप्टर में आप काफी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यहां पे मैं सिर्फ एक चैप्टर की बात करूंगा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो किस तरीके से नया ओम्स लॉ जनरेट होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नया फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला दैट इज वी डी इज इक्वल्स टू आई ई एन ए, है ना। एक सेकंड, ये आई बराबर ऐसे वी डी ई एन ए, ये वाला फॉर्मूला, इसी से रिलेट करके जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है। कई सारे बड़े बड़े फॉर्मूले भी हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो इसी फॉर्मूले में जैसे आप कंडक्टिविटी के बारे में देखते हैं,
है ना, क्यू एन ई टाउ अपॉन में एम ई अपॉन, मतलब ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। साथ में टॉपिक्स की मैं बात करूं तो पहला आप मोबिलिटी पढ़ लीजिएगा, और ऐसे ही करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपका किरचॉफ लॉ बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। क्या भाई, किरचॉफ लॉ आप पढ़ लीजिएगा। किरचॉफ लॉ के साथ में, किरचॉफ लॉ के साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऐसा प्रश्न जो आपका फ्री में नंबर देके जाता है वो है कलर कोडिंग। क्या है, कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ओम्स लॉ वगैरह सब तो बेसिक है, आपको समझना ही पड़ेगा ताकि आगे की चीजें आप कंटिन्यू कर सके। एक अब इसी के साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ही साथ में आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वगैरह पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ना है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। और जो इसके साथ जुड़े हैं जैसे पोटेंशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटे करंट को फाइंड कैसे करना है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके सारे चैप्टर्स आपके खत्म हो जाते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आपका आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको क्या पढ़ना है भाई, किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करना, ठीक है। उसके साथ में जो फॉर्मूले हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ के जो फॉर्मूले हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ में याद रखिएगा एक बात इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको एक लॉन्ग रॉड के लिए आपको पता होना चाहिए फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों फॉर्मूले, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों फॉर्मूले। क्या फॉर्मूला है सर, वही जो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ब्रैकेट में sin phi 1 प्लस sin phi 2, ये वाला फॉर्मूला। ऐसे ही एक सर्कल के लिए, एक सर्कल के लिए जो फॉर्मूले आते हैं एक्स एक्सिस दूर पे, इसका भी फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाले सारे फॉर्मूले जो है एन टर्न्स अगर यहाँ पे हो तो उसके लिए ये सब फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके पास में आएगा आपका फेमस जो आप देखते हैं जैसे गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही सेम आपको यहाँ पे एम्पियर सर्किटल रूल पढ़ना पड़ेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ जिसे आप लोग कहते हैं, वो आप पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला किसी वायर पे फोर्स पढ़ेंगे। जैसे ये कौन सा फॉर्मूला भाई, जो आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका एक वायर रखा हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वी वेलोसिटी से तो क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और कैसे भाई, इन फॉर्मूले की भी मैं बात करूं, इस चैप्टर में ज्यादा आपके लिए फॉर्मूला ही जरूरी है। बाकी मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अर्थ मैग्नेटिज्म समझ लीजिएगा, काफी है, बहुत डेप्थ में अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल स्टडीज करिएगा। बाकी मूविंग चार्जेस में आपको बेसिक्स जो है पढ़ने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूले ही। फॉर्मूले मतलब ऐसा नहीं कि आप रट ले रहे हैं, रट लोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, समझो। जिस तरह से मैं चीजों को बता रहा हूं, जैसे बायोट-सेवर्ट लॉ है, किसी करंट के लिए आपका जो फॉर्मूला डिफाइन होके आता है वो आपको समझना पड़ेगा। फिर किसी लॉन्ग रॉड के लिए, फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए, फिर आपका सर्कुलर लूप के लिए, फिर सेमी सर्कुलर के लिए आप डिवाइड कर देंगे, है ना, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ये जैसे आपने देखा वहां पे सेंटर के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, और एक्सिस के लिए वैसे आपका सेंटर के लिए फॉर्मूला पूछेगा बी पे कितना होगा, तो ऐसे आपको बी पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपके फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इसमें आपका किसी एक मैग्नेट के लिए, किसी एक मैग्नेट के लिए मान लेते हैं आपका मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसकी भी इंटेंसिटी के लिए आपका फॉर्मूला होता है, जैसे आपका F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, वैसे ही सिमिलर इसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत महत्वपूर्ण है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक प्रश्न जो हर साल प्रश्न में पूछा ही जाता है, वो याद करके रखिएगा। ऐसे में बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ टॉपिक हैं जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। बेसिक बेसिक से चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। जैसे सबसे पीछे से मैं बात करूं, सबसे पीछे आपका लेंज लॉ है, क्या है, लेंज लॉ, लेंज लॉ बहुत फेमस है। फैराडे का दोनों नियम, फैराडेस फैराडेस फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है भाई, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो आपका समझ में आ जाएगा इजीली। और इन्हीं के बीच का एक टॉपिक होता है जो होता है क्या, इंडक्शन से ही रिलेटेड है, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, और आपका क्या हो गया,
म्यूचुअल इंडक्शन, और एक करके होता है भाई सेल्फ इंडक्शन। ये दोनों आप पढ़ लेंगे, उनके दोनों की सर्किट वगैरह बना के इनको पढ़ना सीखना है, क्योंकि सर्किट बना के अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं तभी आपसे चीजें समझ में आएंगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं इतने ही टॉपिक्स आपसे रिकमेंड करूंगा कि फैराडे का दोनों नियम पढ़ लीजिए, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू किस तरीके से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। देखो इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, इस चैप्टर में बताया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस तरीके से करंट प्रोड्यूस होता है। इस वजह से इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है एसी और डीसी जनरेटर पढ़ लेना, एसी और डीसी जनरेटर पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना बहुत है, इतना सफिशियंट है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा जीवन में। चलिए आगे आपका है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में भी आपका एसी जनरेटर आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में मैं बेसिक आपसे यही कहना चाहूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट में भाई आपको जो सर्किट है, ठीक है, जैसे सेपरेट सर्किट हो गई, एल सर्किट, एल सी आर सी, ठीक है, एल आर सर्किट, ऐसे ही आपका एक इंपॉर्टेंट है एल सी आर सर्किट, जो कि कई बार पूछा जाता है। अगर आप इस सर्किट को पढ़ लेते हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा। एसी वर्सेस डीसी करंट आप पढ़ लीजिएगा, एसी वर्सेस डीसी करंट आप पढ़ लीजिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एसी करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, उनका वेवलेंथ वगैरह निकालना, उनके साथ में वेवलेंथ तो निकालना, ठीक है, इसके साथ में जितने भी चीजें होती हैं अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड, जो टर्म्स नए आपके इंट्रोड्यूस होंगे उस चैप्टर में, वो टर्म्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से उनको पढ़ना होगा, क्योंकि टर्म्स पे ही डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में। बाकी सर्किट पढ़ लेना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आपके महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे इजी चैप्टर माना जाता है भाई। सबसे इजी क्यों है, क्योंकि इसमें 7 तरह की अलग अलग वेव्स होती हैं, ठीक है, 7 डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट वेव्स की अलग अलग स्टडीज अगर आप कर लेते हैं, हर एक वेव के बारे में, पहली दूसरी तीसरी, देखो क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं आपको, ठीक है। हर एक वेव के बारे में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज तो वो वेव क्या करती हैं, किसके यूज में आता है, वेव का वेवलेंथ क्या है, ठीक है। उसके साथ में इन वेव का जो है, वेव्स का, सॉरी वेव नहीं, वेव्स का क्या मतलब, यूजुअली जैसे जैसे रेडियो वेव्स है तो उनका उपयोग क्या है, ठीक है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो हर एक वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ऐसे ही इंफ्रारेड वेव्स, कई सारी वेव्स है, 7 वेव है, 7 का मैं नाम भी बता सकता हूँ। बेसिकली आपको खुद से पढ़िए, समझिए चीजों को अच्छे से समझते चलिए, तो डेफिनेट सी बात है इन चैप्टर्स में इतना ही कुछ आपको करना है। सबसे ज्यादा थियोरेटिकल वाला चैप्टर कोई माना जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माना जाता है, जिसमें बहुत रेयर फॉर्मूले हैं, बाकी ज्यादातर आपकी वेव्स की इंफॉर्मेशन है, वही वेव्स की इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई जो आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि एक ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका और मैग्नेटिक फील्ड आपका दोनों हो रहा है, और वेव्स आगे आपके साइमल्टेनियसली बढ़ रही है, ठीक है। चलिए आगे आपका ऑप्टिक्स आ जाता है। ऑप्टिक्स में आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, आप सीक्वेंस में लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि रे ऑप्टिक्स तो मैं ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुका हूं, बस कुछ आगे की नई नई चीजें हैं जो हमें समझनी है और पढ़नी है। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो सब पढ़ते हैं, डिस्पर्जन वगैरह थोड़ा आपको, पोलराइजेशन वगैरह इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीयूईटी में आपका पूछा जाता है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रे ऑप्टिक्स के जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्मूलाज वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है। आगे देखो वेव ऑप्टिक्स में क्या है भाई, वेव ऑप्टिक्स में आपके जितने साइंटिस्ट ने अलग अलग वेव की बातें कही, उसके बाद में जो वेव की वजह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, दोनों को आपको पढ़ना है, दोनों के फॉर्मूले याद करके रखना है। बहुत कई बार रिपीटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। डिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है स्लिट्स के लिए, जो सिंगल डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो चीजें आसान होती है, जब आप एक पैटर्न में लगेंगे ना पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको काफी कुछ समझ में आने लगेगा, क्योंकि काफी चीजें आप रिलेटेबल चीजें पढ़ते हैं 12th में आके। ऐसा नहीं, कई सारी चीजें नहीं आपको मिलती हैं, नहीं मिलती तो है,
लेकिन आप रिलेट करेंगे जब आपने पुरानी क्लास 10th से, तो आप देखेंगे कि आपने काफी कुछ सिमिलर पढ़ रखा है उससे, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होती है। तो वही चीज है, जब आप रिलेट करके एक दूसरे टॉपिक से आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आपका चैप्टर कब खत्म हो जाएगा और आप कितनी आसानी से चीजों को कवर भी कर ले रहे होंगे। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा छोटा होगा रे ऑप्टिक्स कंपेरिजन में, लेकिन रे ऑप्टिक्स में जो फॉर्मूले हैं और जिनमें कॉन्सेप्ट है, जो मिरर के थ्रू अलग अलग इमेज फॉर्म हो रहे हैं, वो सब आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूंगा नहीं कि भाई कुछ टॉपिक्स में से आप लिव कर सकते हैं, बाकी हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में जाके चीजें कि ऑप्टिक्स में डुअल नेचर एंड मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आपको मैं बता दूं ज्यादा कुछ नहीं, ये भी एक थियोरेटिकल चैप्टर हो जाता है जिसमें आपसे अलग अलग तरह की चीजें पूछी जाएंगी। जैसे जब लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स उड़ रहे हैं, यानी कि चले जा रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो रही, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उन सब के टर्म्स अलग अलग डिफाइन है, उन टर्म्स को पढ़ना। उसके साथ में किस तरीके से रेडिएशन काम कर रहा है, रेडिएशन का दोनों अलग अलग नेचर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो आपका पढ़ना। थियोरेटिकल चैप्टर फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर है, लेकिन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इतिहास के पन्नों जैसा अगर आप पढ़ते चले जाएंगे ना, तो काफी इंटरेस्टिंग सी बातें कही गई है। मैक्सवेल ने भी इसके बारे में कहा है, और इसके बाद में इसमें आइंस्टीन का आपको इक्वेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो जो इक्वेशन आएंगे वो वेवलेंथ और आपको फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन देखने को मिलेंगे, जो आपको ऑलरेडी पहले आपने पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, एच सी बाई लैम्डा जैसे अगर आपको देखने को मिल रहा, तो ये सिर्फ यही नहीं, आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ रखे हैं उस चीज को, इस वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में काफी आसान आसान सी चीजें हैं, बस आपको एक बारी पढ़ना है और समझ के रखना है कि क्या यह चीजें हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन में बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, ऐसे ही थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, थ्रेश होल्ड की बात करें तो ऐसे दो तीन टर्म्स और आपके निकल के आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। आगे मैं बात करूं तो आपका आ जाता है एटम्स एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस में एटम की कुछ बेसिक संरचना के बारे में दो तीन आपको बताए जाएंगे, वो आपको पढ़ना है, लेकिन ये सब छोड़ देते हो तभी कोई जरूरत नहीं है। आपको मेन क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करना एटम की और न्यूक्लियस की। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा। ऐसे ही आप रेडियस के साथ में आपको कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सराउंडिंगली जो है अगर मूव कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, पोजीशन से रिलेटेड आपको जो फॉर्मूला है वो आपको पढ़ के रखना है। किसने दिया था, बोर बरी ने दिया था, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूले इसमें बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ठीक है, देख के डर जाने वाले फॉर्मूले हैं। तो मेन इसमें क्या है, आप फॉर्मूला अगर रटते हैं तो आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है फॉर्मूले बेस पूछे जाते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं पूछी जाती हैं, आप चीजें आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है। आप क्या करिएगा, एक पेज में फॉर्मूला लिख के रखिएगा, 4-5 ही फॉर्मूले हैं, लेकिन वो थोड़ी हालत खराब कर देने वाले फॉर्मूले हैं, तो उनको रख लीजिएगा, कहीं बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा चीजें। सेमीकंडक्टर थोड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बात करूं, ये जितने चैप्टर आपके दिख रहे हैं यहाँ से, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, सारे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूरे टॉपिक से देखा जाएगा तो सेमीकंडक्टर से ही पूछा जाता है। तो इसमें मैं एक भी टॉपिक नहीं कहूंगा जो आपको छोड़ने हैं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेमीकंडक्टर में कुछ जैसे एक चीज मैं बता दूं आप सभी को, कुछ जैसे चुनिंदे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मेरे को एग्जैक्टली हाँ याद नहीं आ रहा, बॉन्ड वगैरह है सेमीकंडक्टर का, और आई एम जस्ट लिविंग सम टॉपिक्स, उसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। बाकी हाँ, सेमीकंडक्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देना, बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर ही है जो मतलब पूरे एग्जाम में ज्यादातर नंबर लाने का जो आपका क्षमता रखता है वो सेमीकंडक्टर ही है। अगर आप सेपरेट चैप्टर को इसको कवर करके जाते हैं तो 20 नंबर 30 नंबर तो आप इजीली जो है इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट आप पढ़ लीजिएगा। लॉजिक गेट देखो, ये पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर में ही कंक्लूड कर देते हैं कई लोग, बट आपको मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ लॉजिक गेट पढ़ने के लिए। लॉजिक गेट अगर आप पढ़ लेते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आसानी से अंक भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये इतना इजी मतलब इतना इजी टॉपिक होता है जो सबके समझ में आने वाला होता है, कंप्यूटर में भी ये पढ़ाया जाता है। तो ये आपको इजीली अगर 2 भी क्वेश्चन आ गए तो आपको 10 नंबर आराम से दे देगा। बाकी सेमीकंडक्टर तो 25-30 नंबर आराम से आपको दे देगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बाकी मेन आपको फोकस करना है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको समझ में आ गया तो डायनामिक्स अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आराम से समझ में आ जाएगा, और जो मैग्नेट का केस है पूरा समझ में आ जाएगा। बस चीजें बदलेंगी मैग्नेटिक इंडक्शन में, जो आपको लेके चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ऑप्टिक्स का सिलेबस क्लास 10th के सिलेबस से पूरा मैच करेगा आपका रे ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स आपको नया मिलेगा, लेकिन रे ऑप्टिक्स में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके फॉर्मूले हैं वो आपको नया मिलेगा। ऐसे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो आपके एक्स्ट्रा टर्म्स होंगे उनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन का इक्वेशन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत फेमस इक्वेशन है तो आपसे पूछा जाता है। और ऐसे ही एटम एंड न्यूक्लियाई में एटम के रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए, एटम की पोजीशन इलेक्ट्रॉन में कहां ट्रेवल कर रहा है उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन जो दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण है, फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए, कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका, लॉजिक गेट है। इस वीडियो में जो आपको इतने टॉपिक्स बताए गए उनको आपको लिख के स्पष्ट रूप से रख लेना है कहीं पे, वो नहीं छोड़ना है। बाकी पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। सीयूईटी का जो भी एग्जाम होता है बहुत नंबर ऑफ शिफ्ट्स में हुआ था पहली बार, तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस हर टॉपिक से उठ गए थे ना कि कैलकुलेट करना मुश्किल है, कहाँ सबसे पूछा जाएगा। लेकिन 2023 के सीयूईटी 2024 के सीयूईटी ने ये बता दिया स्पष्ट तौर पे कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली अभी नया एग्जाम है, तो लगातार जेई मेंस के जो एवरेज लेवल के क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके रख दिए जा रहे हैं। नीट के जो एवरेज लेवल क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स में रख दिए जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन टफ हो रहा है। तो कहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा ये मुश्किल है, लेकिन आपको टॉपिक्स सारे पढ़ने पड़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। विश ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।